हाय, हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय क्लास वंस अगेन। और बच्चों, हम लोगों ने सक्सेसफुली डिस्कस कर लिया था चैप्टर को बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। और आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किस तरीके से हमें अपने फ्यूचर एग्जाम्स में फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? ठीक है, तो ये हमसे पूछ रहा है अ पैच ऑफ नोडल टिश्यू। ठीक है, अब नोडल टिश्यू की बात हो गई, यानी कि हम अपनी सोच को कितना लिमिट कर देंगे, ऐसे नोड, एवी नोड और बंडल ऑफ हिस और पुर्किंजे फाइबर्स तक। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अच्छा, रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, और हमने क्या पढ़ा कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी जो एक रिदम में चलती है वो किस पर डिपेंड करती है? ऐसे नोड पर। ठीक है, जिसे क्या बोला? पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोला। इज प्रेजेंट इन, यानी कि कहाँ पर है, कौन? ऐसे नोड। यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि एक ऐसा नोडल टिश्यू बेटा जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये तुमको क्लिक होना ज़रूरी है कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है? ऐसे नोड की। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ वो नोडल टिश्यू कहाँ पर है। तो देखो, लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, लोअर लेफ्ट कॉर्नर यानी कि नीचे की तरफ, और कहाँ? लेफ्ट की तरफ। ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, यानी कि जब हमने पढ़ा था तो ऐसे ही तो पढ़ा था ना, 4 चैम्बर थे और ऐसे नोड यहाँ पर था। ठीक है, तो अगर इधर देखें तो ये राइट एट्रियम हो गया ना, और ये हो गया अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, क्या हो गया? अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। तीसरा कह रहा है लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट वेंट्रिकल नहीं, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट एट्रियम नहीं। आंसर बेटा क्या हो जाएगा कि ऐसे नोड कहाँ पर है? अपर राइट कॉर्नर पे है, और कहाँ पर है? राइट एट्रियम में। कहाँ पर है? राइट एट्रियम में। समझ पा रहे हो? देखो, अगर तुमको ये नहीं पता है कि ऐसे नोड रिस्पॉन्सिबल है इनिशिएट करने के लिए रिदमिक एक्टिविटी को, तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए हर एक टर्म्स को जानना ज़रूरी है और उनके बारे में तुम्हें याद होना भी बहुत ज़रूरी है। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? अच्छा, मैचिंग गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी कि अपन से करेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ये भी ध्यान देने की ज़रूरत बेटा बहुत होती है कि तुमसे करेक्ट पूछ रहे हैं या तुमसे इनकरेक्ट पूछ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन से करेक्ट पूछा जा रहा है। तो 3 प्रोटीन्स के नाम, और तीनों कौन सी प्रोटीन्स? प्लाज्मा प्रोटीन्स। हमने पढ़ा कि फिब्रिनोजेन यानी कि जो क्या बनाएगा? फिब्रिन बनाएगा, और किस में काम करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में। तो देखो, फिब्रिनोजेन को ब्लड क्लॉटिंग से, ग्लोबुलिन यानी कि मैंने बताया इम्यूनोग्लोबुलिन, और इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखो, डिफेंस मैकेनिज्म हो गया। और एल्ब्यूमिन के बारे में क्या कहा कि ये किस में हेल्प करता है बेटा? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है। तो देखो, जो पहला है अपन का फिब्रिनोजेन, वो कहाँ मैच कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, अब इस तरीके से तुम्हें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर सपोज ड्यूरिंग अ एग्ज़ाम तुम दूसरों के फंक्शन को एकदम करेक्टली हिट नहीं कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो फिब्रिनोजेन बेटा इसमें किससे मैच कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग से। तो अब देखो, अपन का ए वाला दूसरे से कहाँ कहाँ मैच कर रहा है? तो बेटा सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें ए का मैचिंग दूसरे से है। आ रहा है समझ में? देख रहे हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर तुमको फिब्रिनोजेन का भी आता है तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हें ये नहीं सोचना है कि अब तो मैम ने कह दिया था कि अपन को एक ही याद रखना है। ठीक है, तुम्हें सारे याद रखने हैं, बट इन केस अगर तुम फंस जाते हो तो यहाँ से इस तरीके से तुम वहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करके चले आओगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम यहाँ पर इन चीज़ों को याद ना रखो।
समझ पा रहे हो इतना? तो देखो ए का 2 एक ही ऑप्शन में मैच किया, लेकिन इसके साथ अब दूसरे ऑप्शंस भी देखो, बी का 3rd यानी कि ठीक है, सी का 1st यानी कि ठीक है। तो ये एक कंडीशन है अगर तुम फंसते हो तब के लिए। मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि तुमको दूसरी चीज़ें पता नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। ओके, अरेंज द स्टेप्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ओके, मतलब किसकी बात हो रही है? क्लॉटिंग की बात हो रही, ठीक है, बात क्लॉटिंग की हो रही है इन अ सीक्वेंस। अच्छा, यहाँ पर बेटा सीक्वेंस है, यहाँ पर लिखा है इक्वेंस, तो यहाँ पर हम एस बढ़ा लेंगे, ठीक है। यहाँ पर सीक्वेंस के बारे में पूछ रहे हैं। अब सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पर अपन के पास 5 स्टेप। पहला कह रहा है कि कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, नहीं, कोगुलम फॉर्मेशन, ये तो सबसे लास्ट में होगा, थ्रोम्बोकाइनेस फॉर्मेशन, साइट ऑफ इंजरी, रिलीज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके बेटा, क्लॉटिंग होने के लिए सबसे पहले चोट लगना ज़रूरी है ना। अब तुम कह रहे हो कि चोट ही नहीं लगी तो क्या ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी? नहीं, अननेसेसरी क्लॉटिंग नहीं होती है, क्योंकि कौन बैठा है? हिपैरिन बैठा है, वो अननेसेसरी क्लॉटिंग होने से रोकता है, क्योंकि वो कैसा है? एंटी कोगुलेंट। तो सबसे पहले चोट लगना ज़रूरी, साइट ऑफ इंजरी होना ज़रूरी। समझ पा रहे हो? फिर वो क्या करेगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा। तो देखो, सबसे पहले चोट लगना ज़रूरी। अब वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करो कि देखो, सबसे पहले चोट लगना ज़रूरी है, जो कि है नंबर 4th पर। तो हमारे कौन से ऑप्शन में नंबर 4th वाला पहले है? तो ये 2 ऑप्शन, ठीक है। तो क्या बेटा ये 2 ऑप्शंस ऐसे ही गलत नहीं हो गए? बिल्कुल हो गए। तो देखो ये क्या कहता है कि इसके बाद 3rd। अब हम पहले चेक करेंगे, ऐसा नहीं है इसके अकॉर्डिंग चल दिए। थ्रोम्बोकाइनेस फॉर्मेशन, ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा? थ्रोम्बोकाइनेस का। और थ्रोम्बोकाइनेस क्या करेगा? कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, ठीक है। फिर एक ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब बताओ, जब थ्रोम्बोकाइनेस बन करके आया तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज करता है या फिर फिब्रिनोजन को फिब्रिन में? तो हमने क्या पढ़ा था कि जब थ्रोम्बोकाइनेज आएगा तो वो प्रोथ्रोम्बिन को चेंज कराएगा थ्रोम्बिन में, और जब थ्रोम्बिन जाएगा तब ये चेंज कराएगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। क्योंकि जैसे ही फिब्रिन बन गया बेटा, वैसे ही हमने पढ़ा कि ये फाइबर लाइक प्रोटीन है, इस तरीके से अरेंज होती है, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगी बेटा ब्लड सेल्स और बन जाएगा ब्लड क्लॉट, यानी कि लास्ट में स्टेप आएगा कोगुलम फॉर्मेशन। तो देखो 3rd हमारा है थ्रोम्बोकाइनेस फॉर्मेशन। इसके बाद थ्रोम्बोकाइनेस करता है प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन थ्रोम्बिन में, यानी कि अब फर्स्ट ऑप्शन अपन को ढूंढना है जो ये है, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट, फिर क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, यानी कि ऑप्शन 5th। और फिर होता है कोगुलम फॉर्मेशन, यानी कि 2। तो देखो सारी चीज़ें अप्लाई करके हमारा कौन सा आंसर जा रहा है? तो बेटा हमारा आंसर जा रहा है ये, ठीक है। इसके बाद एक बार फिर से रीचेक करेंगे। पहले इंजरी होना ज़रूरी, उसके बाद थ्रोम्बोकाइनेस का फॉर्मेशन, फिर थ्रोम्बोकाइनेस जब बन गया तो करेगा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज, फिर क्या होगा? जो थ्रोम्बिन है वो फिब्रिनोजन को फिब्रिन में चेंज, और फिर फाइनली बन जाएगा हमारा ब्लड क्लॉट। समझ पा रहे हो? यानी कि जो ऑप्शन सी है ये है अपन का करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हो? तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और थोड़ा सा ट्रिक भी लगाने की ज़रूरत है। देखना है, देखो जब हमने पहले वाले क्वेश्चन में देखा
तो सबसे पहले हमने देखा कि साइट ऑफ इंजरी, पहले ही 50-50 का बंटवारा हो गया, क्योंकि दो ऑप्शन में ही हमें ऐसा ऑप्शन पहले मिल रहा है जहाँ पर साइट ऑफ इंजरी पहले नंबर पे दिया है। हो गया ना 50-50 बंटवारा। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत, याद करने के साथ साथ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड होते हैं जिसमें तुमको याद करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है। समझ पा रहे हो? कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंसिडर कर लिया 1 to 4 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, फिश हार्ट कंटेन्स ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं, फिशेस का बेटा जो हार्ट है वो कैसा ब्लड कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड। जब बताया था तो तुमको याद होगा वो चीज़, क्योंकि गिल से ऑक्सीजन खींच के पहले पूरे शरीर में सप्लाई कर दिया जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को खींच करके कहाँ भेजते हैं? हार्ट में। और हार्ट जब पंप करता है तो गिल्स के थ्रू बाहर। ठीक है, तो फिशेस का जो हार्ट है वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो ये तो गलत हो गया। क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स प्रोड्यूस द सेकेंड हार्ट साउंड। क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स यानी कि एवी वॉल्व जब धप से बंद हुए तो हमने क्या कहा? फर्स्ट साउंड आता है लब। सेकेंड साउंड किसके क्लोजर से आएगा? सेमिल्यूनार वॉल्व के क्लोजर से। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं? क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व्स प्रोड्यूस द सेकेंड साउंड। नो, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनार वॉल्व्स। समझ पा रहे हो? देखो अब तीसरा क्या कह रहे हैं? वेस्कुलर कनेक्शन बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड किडनी इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड किडनी नहीं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हो रही है। और अगर लीवर होता यानी कि इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में जो पोर्टल सिस्टम होता है उसको क्या कहते हैं? हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लेकिन बात कर रहे हैं किडनी की और कह रहे हैं हिपैटिक। तो क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो 3 तो इनके फॉल्स हो गए। द हार्ट शोज प्रेजेंस ऑफ स्पेशल मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू। सही बात है, स्पेशल मस्कुलेचर मतलब स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। मैंने बार बार बोला, लगभग हर क्लास में बोला कि जो नोडल टिश्यू है वो मसल है और कुछ नहीं है, बस वो मॉडिफाई हो गई हैं और उन्हें बाहर से सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो एक्साइटेबल है। ठीक है, तो ये बात इनकी सही है। पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू। नहीं, पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स, चौथा ट्रू। यही तो है ना ऑर्डर? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, चौथा ट्रू। हाँ, तो यही आंसर होगा। तीसरे में क्या करें? पहला ट्रू नहीं, पहला ट्रू नहीं। ठीक है, यही आंसर होगा, ये है करेक्ट, क्योंकि इनके पहले के 3 जो स्टेटमेंट्स हैं वो फॉल्स हैं, जबकि चौथा स्टेटमेंट सही है बच्चों। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पर भी अपन से पूछा जा रहा है करेक्ट के बारे में। किसके बारे में? करेक्ट के बारे में। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी कि क्वेश्चन में तुमसे करेक्ट पूछ रहा है कि क्वेश्चन में तुमसे इनकरेक्ट पूछ रहा है। बहुत ज़्यादा फंसते हैं बच्चे। हो सकता है कि आप उनमें से एक ना हो, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट इस चीज़ में फंसता है कि वो यही नहीं देख पाता है कि चीज़ें करेक्ट पूछी जा रही हैं या फिर इनकरेक्ट। ठीक है, पीपल विद ए ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल डोनर्स। नो, यूनिवर्सल डोनर बेटा कौन है? ओ। ठीक है, जो ओ ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? यूनिवर्सल डोनर। तो ये तो बेटा इनकरेक्ट हो गया स्टेटमेंट। पीपल विद ए ब्लड ग्रुप पॉजेस एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। ए ब्लड ग्रुप है, एंटीबॉडी नहीं। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एक पीपल है बेटा जिसका ब्लड ग्रुप कैसा है? ए है। तो यानी कि इसकी सरफेस पर एंटीजन ए होगा, आरबीसी की सरफेस पर एंटीजन ए होगा। और हमने पढ़ा कि इसी पर्सन का जो प्लाज्मा होगा वो एंटीजन ए को पहचानता है, एंटीजन ए को पहचानता है।
तो इसने क्या किया होगा, क्या ए के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा? नहीं, इसमें होगा बेटा एंटी बी एंटीबॉडी, क्योंकि बी को नहीं पहचानता है, ए तो अपना है, उसको तो पहचानते हैं। तो फिर ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है ना, पीपल विद ए ब्लड ग्रुप पॉजेस एंटी ए एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा, हाँ ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर एंटी बी होता तो सही होता। समझ पा रहे हो? पीपल विद ए बी ब्लड ग्रुप कैन एग्लूटिनेट RBCs if the donor's blood group is A, B और O। अच्छा, चौथा क्या है, पीपल विद O ब्लड ग्रुप आर यूनिवर्सल डोनर एज दे लैक A एंड B एंटीजन। ये कह रहे हैं कि एक पीपल है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, यानी कि A भी होगा एंटीजन और B भी होगा। अब ये कह रहे हैं कि उसकी RBCs फट जाएंगी, यानी कि एग्लूटिनेट कर जाएंगी अगर डोनर A है या B है और O है। नहीं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका प्लाज्मा सबको पहचानता है, क्योंकि A भी अपना है, B भी अपना है, चाहे A आए चाहे B आए, ठीक है। और O की सरफेस पे तो कुछ है ही नहीं, तो उसको पहचानने ना पहचानने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है बेटा। समझ पा रहे हो? तो AB वाला का RBC एग्लूटिनेट नहीं करेगा, चाहे A से ले, चाहे B से ले, चाहे O से ले। समझ पा रहे हो? क्योंकि सबको पहचानते हैं, तो किसी के अगेंस्ट में मार पिटाई नहीं करनी है। तो करेक्ट देखो, पीपल विद O ब्लड ग्रुप, ठीक है, O ब्लड ग्रुप, इनकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं, ठीक है, आर यूनिवर्सल डोनर्स। अभी हमने ऊपर क्या बात की कि जो O ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, एज दे लैक A एंड B एंटीजन्स। हमने पढ़ा कि इनमें ना तो A एंटीजन है इनके सरफेस पर, ना सरफेस पर B एंटीजन है। समझ पा रहे हो? तो इन्होंने हमसे पूछा कि सही वाला बताओ, तो अपन सही वाला बता देंगे, यानी कि जो D ऑप्शन है वो करेक्ट है, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कब होता है? जब हमने RH वाला केस पढ़ा मदर और फीटस का, और हमने कहा कि अगर मदर कैसी है, RH नेगेटिव, और उसका बच्चा अगर RH पॉजिटिव हो गया पहला, तो जैसे ही उसका जन्म हुआ तो फेस किया ब्लड किसका, बच्चे का, और RH नेगेटिव मदर का, तो उसके पास RH तो था नहीं। तो जब RH पॉजिटिव वाले बच्चे का RH एंटीजन का सामना हुआ मदर के ब्लड से, तो मदर के ब्लड ने कहा ये तो कोई नया है, ये तो कोई नया है, इसकी पिटाई करो पिटाई करो, ठीक है। तो उसने क्या करा, एंटीबॉडीज बना के तैयार कर ली कि ठीक है RH पॉजिटिव, अगली बार दिखना, ठीक है। फिर क्या हुआ, सेकेंड प्रेगनेंसी आई, दूसरा बच्चा जो बाई चांस अगर RH पॉजिटिव हो गया, मदर कैसी, नेगेटिव, उसने पिटाई करने के लिए क्या बना रखी है, एंटीबॉडीज। जैसे ही वो ब्लड ने फेस किया बच्चे को, तो क्या हुआ, उसने कहा हाँ हाँ आ गया आ गया आ गया, इसी को पहचाना था मैंने, पिटाई करो, ठीक है। तो क्या हुआ, जब बेटा दूसरे बच्चा यानी कि सेकेंड प्रेगनेंसी वाला बेबी अगर कैसा है, RH पॉजिटिव है और मदर RH नेगेटिव है, तो जा के एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं फीटल RBCs को, और इसी को कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। समझ पा रहे हो? तो ये कब होगा, जब मदर कैसी हो, RH नेगेटिव, और बच्चा कैसा हो, RH पॉजिटिव, ठीक है। अगर बच्चा RH नेगेटिव तो सब खुश, ठीक है, मम्मी भी खुश, बच्चा भी खुश, हम भी खुश। देखो, मदर RH नेगेटिव होनी चाहिए और फीटस RH पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है। ये नहीं, बोथ मदर एंड फीटस RH नेगेटिव होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मदर RH पॉजिटिव होगी और फीटस RH नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बोथ मदर एंड फीटस आर RH पॉजिटिव, सब खुश हैं बेटा। तो यहाँ पर कैन अकर जब RH नेगेटिव मम्मी हो और उनके अंदर बच्चा कैसा हो, RH पॉजिटिव हो, तभी होगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस
हमेशा सेकेंड प्रेगनेंसी में ही होगा, सेकेंड प्रेगनेंसी में ही होगा। कभी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ब्लड मम्मी का अपने बच्चे से बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा आमने सामने उनका फेस अप नहीं होता है। समझ पा रहे हो? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से ये हमसे करेक्ट के बारे में पूछते हुए, अच्छा ECG, द T wave in an ECG represent excitation of ventricles? नहीं, बनाएंगे छोटा सा। P wave क्यों आया था? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डीपोलराइजेशन मतलब मेम्ब्रेन पोलरिटी चेंज हो गई। फिर छोटा सा नीचे Q, बड़ा सा R, फिर छोटा सा S एंड देन T। यही तो था ना, यही ना पढ़ा ना अपन ने। तो देखो इसको बोला बेटा P, ये है QRS और ये है T। ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और बिकॉज ऑफ रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। समझ पा रहे हो? यानी कि यहाँ की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एक्साइटेशन ऑफ वेंट्रिकल। नो, नो बेटा नो। ठीक है, द सम ऑफ P and T waves in a given time period can determine the heartbeat rate of an individual. No, अगर P और T वेव को जोड़ दें तो क्या हार्ट बीट रेट निकल आएगा? नहीं। हमने क्या पढ़ा कि इनका नंबर यानी कि QRS कॉम्प्लेक्स का नंबर जब अपन पढ़ेंगे तो इनके नंबर से ही डिसाइड हो जाएगा कि हार्ट बीट कितनी है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन कैसा हो गया बेटा? गलत हो गया। द एंड ऑफ P वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल, लेकिन किसका सिस्टोल? ठीक है, अभी ये कंफ्यूजिंग है। अगला क्या कह रहा? इन एन स्टैंडर्ड ECG अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विद 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। सही बात है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन क्यों था? क्योंकि ठीक है एंड ऑफ P वेव हुआ, ठीक है, तो ये कहते हैं कि एंड ऑफ सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन का भी क्या हुआ? एंड हो गया। लेकिन अगर ये लिख देते एट्रिया तो यहाँ पर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सिस्टोल तो लिखा लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल के बारे में नहीं लिखा। ठीक है, लेकिन चौथा जो ऑप्शन है वो बहुत ही स्ट्रांगली कह रहा है कि अपन सही है बेटा, अपन सही है। क्योंकि जब हमने कहा कि ECG जब करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लीड्स लगाते हैं, एक लेफ्ट लेग पे लगाते हैं और देख लेते हैं कि तुम्हारा दिल कितनी बार धक 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 कर रहा है। समझ पा रहे हो इतना? तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, जो कि हमसे करेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, D ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। If a molecule of carbon dioxide released into the blood of a human fetus is exhaled through the mouth of the mother, it will not travel through. अच्छा, क्या कहा? ह्यूमन फीटस में इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करी। ठीक है, एक बच्चा था बेचा, कहाँ था? मम्मी के वॉर्म के अंदर था। अब ये कह रहे हैं कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि बताओ वो कहाँ नहीं जाएगी, यही कह रहे हैं ना, इज एक्सहेल्ड थ्रू द माउथ ऑफ मदर, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कहाँ से निकली? मदर के माउथ से। इट विल नॉट ट्रेवल थ्रू राइट एट्रियम ऑफ मदर, राइट एट्रियम ऑफ फीटस, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ मदर या लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ फीटस। राइट एट्रियम में तो जाएगी ना मदर के, जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगी, क्योंकि सपोज ये है मदर का हार्ट, इधर कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहता है यहाँ पर, और यहाँ पे था सपोज हमारा छोटा सा यानी कि मदर का बेबी।
अब इसने जो अपना इसके जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्होंने इंजेक्ट कर दिया था वो आया होगा, और कहाँ आया होगा? वेन में। कहाँ आया होगा? वेन में। वेन से कलेक्ट करके यहाँ तो पहुँचाएंगे, ठीक है। और जब यहाँ से जाएंगे तो ऊपर लंग्स में, लंग्स ऑफ मदर, लंग्स ऑफ मदर, और यहाँ से चली जाएगी बाहर, यहाँ से चली जाएगी बाहर। और लंग से जब पल्मोनरी वेन आएगी तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ मदर, यहाँ पर वो वाली कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट नहीं है जो कि फीटस से आ रही थी, ये गई, ठीक है। यहाँ पे पहुँचेगी, यानी कि राइट एट्रियम ऑफ मदर में क्या होगी? पहुँचेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ मदर है वहाँ पर नहीं जाएगी, क्योंकि ये देखो लेफ्ट साइड वेंट्रिकल में नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ से तो बाहर चली गई ना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? सी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगी। आ रहा है समझ में ये चीज़? ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या करा? इंजेक्ट करा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि निकल के कहाँ जाएगा? वेन ऑफ मदर, और ये वेन लेकर के पहुँची यहाँ, यानी कि एट्रियम में गई, लेकिन वेंट्रिकल में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि यहाँ से बाहर चली गई। अब बाहर वाली कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ी ना अंदर खींचते हैं, अंदर तो ऑक्सीजन को खींचते हैं बेटा। समझ पा रहे हो इतना? नेक्स्ट में देखो, ओहो फिर से स्टेटमेंट, प्लाज्मा कंटेन स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स, लेकिन ये पूछना क्या चाह रहे हैं? रीड करो स्टेटमेंट को, ठीक है। हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं? ओके, प्लाज्मा कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स लाइक Na, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, क्लोर, ठीक है, सभी होते हैं, है ना। क्योंकि जब हमने प्लाज्मा पढ़ा तो हमने पढ़ा कि सब कुछ होता है। जब रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा कि सोडियम भी है, कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, बाइकार्बोनेट भी है, जहाँ पे जो बन के आए किससे? कार्बन डाइऑक्साइड जब जुड़ी, और क्लोराइड आयन भी है जो किस में हेल्प करता है? क्लोराइड शिफ्ट में। समझ पा रहे हो? फिर ये कह रहे हैं प्लाज्मा कंटेन 6 to 8% प्रोटीन, ठीक है, बाकी सारा वाटर होता है। ब्लड डज नॉट क्लॉट इन द ब्लड वेसल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिपेरिन। ब्लड वेसल्स में नहीं क्लॉट करता है क्योंकि हिपेरिन है, हाँ ठीक है। प्लाज्मा विदाउट सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड सीरम, ठीक है, ये भी ठीक है, वाह सारे ठीक है। इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट as well as RBCs production occurs when a person dwelling in plane moves to high altitude। अच्छा, जब अपन पहाड़ पे गए बेटा, ऊंचाई पे गए, तो इन्होंने कहा कि ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा, ठीक है, बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम होती है। एज वेल RBC प्रोडक्शन, हाँ बढ़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो अपन ज़्यादा खींच लेंगे, लेकिन जब उनको ले जाने वाली RBCs ही नहीं है तो फिर क्या होगा? इसीलिए RBCs का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। तो इनके हिसाब से तो पांचों स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि ऑप्शन ये सही हो जाएगा। पांचों स्टेटमेंट सही हैं बेटा, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं, सारे स्टेटमेंट्स एकदम फिल एंड फाइन, सारे करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलो, मैचिंग अगेन। अब क्या पूछ रहे हैं? कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करो और बताओ कि करेक्ट कौन सा है। अच्छा, कैपिलरीज, वेन्स, आयोटा और ट्यूनिका मीडिया, ठीक है। ज़रा सा ट्यूनिका मीडिया को डिस्कस करते हुए, बेटा कोई ब्लड वेसल है, अगर इसको ऐसे काट दो, उठाकर सामने से देखो, तो यहाँ पर 3 लेयर्स दिखाई देती हैं। कितनी लेयर्स? 3 लेयर्स, ठीक है। एक्सटर्ना, मीडिया और ये इंटरना, ठीक है। तो जो लेयर मीडिया है, जो लेयर मीडिया है, मीडिया वाली लेयर में बहुत सारी मसल्स होती हैं, और इन्हीं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करके और रिलैक्स करके, आपने पढ़ा होगा 2 टर्म्स बहुत ज़्यादा, जिसमें बोलते हैं वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, वेजो डायलेटर।
वैसोकॉन्ट्रिक्टर जो होते हैं वो क्या करेंगे, यही मसल्स पर ही वर्क करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कि इसका डायमीटर कम हो गया। हमारी जो वेसल्स थी वो कैसी हो गई, पतली हो गई। वैसोडाइलेटर इन्हीं मसल्स पे काम करेंगे और वेसल्स को क्या करेंगे, डायलेट करेंगे, यानी कि चौड़ा करेंगे उनका डायमीटर, और हमारी वेसल कैसी हो गई, चौड़ी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसी ट्यूनिका मीडिया के बारे में बात हो रही है। तो ट्यूनिका मीडिया क्या है, स्मूथ मसल्स। ठीक है, यानी कि इधर डी का अपन 2 में होगा। कैपिलरीज क्या है, हमने बताया था कि आर्टरीज बनाती हैं फाइन स्ट्रक्चर, जिनको क्या कहते हैं, कैपिलरीज, और कैपिलरीज ही आगे वेन्यूल्स में कंटिन्यू हो जाती हैं। ठीक है, तो कैपिलरीज क्या है, नैरोएस्ट ब्लड वेसल्स हैं। वेन्स क्या है, वेन्स में होते हैं वॉल्व्स। ठीक है, और आयोटा है इलास्टिक आर्टरी। अब फिर से वही ट्रिक लगाएंगे। अब सपोज तुम्हें सिर्फ कैपिलरीज के बारे में पता है, या फिर तुम्हें सिर्फ वेन्स के बारे में पता है, या फिर तुम्हें सिर्फ आयोटा के बारे में पता है, तो देखो ज़रा कैपिलरीज का ए का कितना जा रहा है, थर्ड जा रहा है, ए का थर्ड। अब देखो 2 ही ऑप्शन है जिसमें ए का थर्ड है। ठीक है, ये और ये पहले गलत हो गए ना। ठीक है, तो देखो मालूम तुम्हें सब होने चाहिए। ठीक है, ए का थर्ड, फिर तुम्हें सपोज वेन्स के बारे में भी पता है, तो वेन्स क्या है, वेन्स में होते हैं वॉल्व्स। क्या होते हैं, वॉल्व्स होते हैं, बताया था। आयोटा क्या है, इलास्टिक आर्टरी। अब बी का अपन का पहला जा रहा है वॉल्व्स, बी का पहला देखो सिर्फ यही है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर तुम हिट नहीं कर पा रहे हो बाकी 2 के कैरेक्टर्स को, समझ पा रहे हो, तो देखो यहाँ से अपन का क्वेश्चन सॉल्व, यानी कि बी का फर्स्ट वेन्स में होते हैं वॉल्व्स, तो करेक्ट ऑप्शन सी। अब ये क्या कह रहा है, सी का फोर्थ है, देखो बेटा आयोटा, सी का फोर्थ इलास्टिक आर्टरी, और डी का दूसरा है ट्यूनिका मीडिया इज स्मूथ मसल्स। ठीक है, इस तरीके से तुमको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। आइडेंटिफाई W, X and Y and Z in the table given below. Identify X, Y and Z. X, Y, Z ही दिया है, W कहाँ से आ गया। आइडेंटिफाई X, Y, Z। ठीक है, X, Y, Z के बारे में बेटा पूछ रहे हैं, तो अब ज़रा ध्यान दो। ये X लिखा है, ये है Y और है Z। अब बात पूछ रहे हैं कि बताओ यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ज़रा एंटीजन आरबीसी पे कौन सा है, ए है और बी है, दोनों को पहचानता है प्लाज्मा। तो बताओ क्या किसी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। वाई की बात करो तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी है, एंटीजेंस कौन सा है, आरबीसी पर बी, यानी कि प्लाज्मा बी को पहचानता होगा, तो एंटीबॉडी ए बनाई। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहे हैं डोनर्स ग्रुप के बारे में। अच्छा, इनको कौन कौन ब्लड दे सकता है, तो बी वाले को तो पहली बात तो बी दे सकता है। ठीक है, बी दे सकता है, और दूसरा यूनिवर्सल डोनर वो दे सकता है, क्योंकि यूनिवर्सल डोनर तो यूनिवर्सल है, वो किसी को भी दे सकता है, और बी वाले को बी वाला दे सकता है। यानी कि एक्स के वाले में कोई नहीं, बी वाई वाले में बी और ओ आएगा। अब जेड के बारे में देखो, यहाँ पर ब्लड ग्रुप ओ है। ठीक है, एंटीजन आरबीसी पर कोई नहीं है, प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि अपन को कौन ब्लड दे सकता है, तो इनको सिर्फ ओ वाला ही दे सकता है। ठीक है, ओ वाले को ओ वाला ही दे सकता है, लेकिन ये सबको दे सकते हैं। तो देखो एंटी बी एक्स के केस में, अच्छा पहले एक्स पूछा तो एक्स वाला पहले बताना है, एंटी बी नहीं, नील, हाँ ठीक है, वाई बी ओ एंड ओ, हाँ ठीक है। देखो ये, यानी कि इन्होंने ऐसे पैटर्न में पूछा है कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो एक्स के लिए हैं, ये वाली वाई के लिए हैं, और ये वाली जेड के लिए। समझ पा रहे हो, तो यहाँ पे हमने कट्टम लगाया, मतलब कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होगी, मतलब नील होगा। बी और ओ, यानी कि बी और ओ किसको दे सकते हैं, बी वाले को, और इन्होंने जेड के बारे में लिखा कि ओ, यानी कि यहाँ पर ओ वाला दे सकता है। समझ पा रहे हो, इतना बहुत इजी है, बस तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नोडल टिश्यू, ओके, नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट इज इनकरेक्ट। आया देखो, इनकरेक्ट पूछा है बेटा, फर्स्ट नहीं जाना, फर्स्ट नहीं जाना। ये कहते हैं ऐसे नोड हैज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, ठीक है, हाँ हाईएस्ट रेट है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि 70 से 75 एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। ऐसे नोड इज ट्रिगर्ड बाय इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स ओनली। हो गया ना, हो गया, खेल खत्म बेटा, यहीं पर खेल खत्म। ऐसे नोड ट्रिगर होता है जब न्यूरॉन से सिग्नल आता है, नहीं अपन का हार्ट मायोजेनिक। ऐसे नोड कैसा है, खुद ही क्या करेगा, जनरेट करेगा इम्पल्सेस को, न्यूरॉन्स का कोई रोल नहीं है। तो देखो यही क्वेश्चन, यहीं से खेल खत्म, यही ऑप्शन अपन का सही होगा, क्योंकि क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट, लेकिन फिर भी अपने को 2 ऑप्शन पढ़ने। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैन डिक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, सही बात है। पैरा मतलब जब तुम पड़े हुए हो तब हार्ट रेट कैसा होगा, डिक्रीज होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, सही बात है। यानी कि एक ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो कि है ये, जो कि कह रहे हैं कि अपन को न्यूरॉन की ज़रूरत इम्पल्स जनरेट करने के लिए, जबकि ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ओहो, इफ अ पर्सन's हार्ट बीट 65 times per minute and each ventricle pumps 75 ml blood with each contraction, what will the person's cardiac output? ठीक है, कार्डियक आउटपुट को हम कैसे निकालते थे, हमने कहा कि सम ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम एंड हार्ट रेट, समझ पा रहे हो। तो बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम हमने क्या कहा कि एक वेंट्रिकल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करे तो कितना ब्लड बाहर फेंक देगा, उसको क्या कहा, स्ट्रोक वॉल्यूम। और एग्जाम्पल भी दिया था तुमको नाव वाला, कि एक बार चप्पू चलाया तो कितना पानी पीछे गया। तो यहाँ पर बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, कितना होगा, कितना दिया इन्होंने, 75 ml है। हार्ट बीट कितनी है, 75 ml ब्लड पर्सन, हार्ट बीट 65 टाइम, ओके, हार्ट बीट 65 टाइम्स, तो यहाँ पर 75 इंटू 65, ठीक है। ठीक है, इतना आएगा, ये लगभग 4.5 यानी कि 4.5 ml, यानी कि 4.875 ml के लगभग आ जाएगा। जब तुम इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एक बार में 75 ml फेंक रहा है, तो 65 बार में कितने ml फेंकेगा, तो 4875 ml फेंकेगा, ठीक है। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, अच्छा सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज है, यानी कि ओपन नहीं है। ओवर एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज, अच्छा पूछ रहे हैं कि बेटा क्या फ़ायदा है कि अपन का ब्लड अंदर बहता है ब्लड वेसल्स के, क्लोज नहीं है, नहाने वाला बाथिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका क्या फ़ायदा है। द यूज ऑफ अ हार्ट टू क्रिएट प्रेशर ग्रेडियंट नेसेसरी फॉर ब्लड फ्लो, नहीं। द एबिलिटी टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड टू सर्टेन टिश्यूज, द एबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, द एबिलिटी टू रिटर्न ब्लड टू द हार्ट, ब्लड रिटर्न तो होता है, ओपन वाले में भी होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अच्छा हमने पढ़ा कि ओपन वाले में रेस्पिरेटरी पिगमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्लोज वाले में होगा या तो प्लाज्मा में या तो आरबीसी में, ठीक है। द एबिलिटी टू डायरेक्ट द फ्लो ऑफ ब्लड टू सर्टेन टिश्यूज, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। हर एक ऑर्गन में जाने वाली ब्लड वेसल अलग अलग है,
ठीक है। जब हमने पढ़ा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक, तो क्या कहा कि जब सिंपैथेटिक एक्टिव होता है बेटा, उस टाइम तुम्हें भूख प्यास नहीं लगती है, क्योंकि उस टाइम तुम्हारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की ब्लड सप्लाई घटा दी जाती है। समझ पा रहे हो? कैसे घटाई? वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन से। समझ पा रहे हो? और ब्लड को डायरेक्ट कर दिया किधर? मसल्स पे, क्योंकि तुम एक्टिव हो, तुम लड़ाई झगड़ा करने जा रहे हो, ज़रूरत किसको? मसल्स को। डायरेक्ट कर दिया। लेकिन अगर यही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता, फब्बारा आ रहा है, नीचे बैठा है इंटेस्टाइन और वहीं पर बैठे हैं मसल्स, तो क्या ऐसा हो पाता कि तुम कर सकते कि अब अपन इंटेस्टाइन को ब्लड ना दे करके मसल्स को देंगे? नहीं। यही एक फ़ायदा है कि तुम डायरेक्ट कर सकते हो ब्लड फ्लो को किसी सर्टेन टिश्यू पर। समझ पा रहे हो किसका फ़ायदा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का फ़ायदा है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज व्हेन ऐसे नोड इज स्टिमुलेटेड बाय। बहुत सिंपल बेटा, बहुत सिंपल। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाएगी जब ऐसे नोड किसके द्वारा स्टिमुलेटेड हो? सिंपैथेटिक नर्व। पढ़ा था ना बेटा, सिंपैथेटिक जो है वो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, जबकि पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा? कम कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सिंपैथेटिक नर्व। वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टेटमेंट ओके, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट। ये तुमको पहले देखना है कि करेक्ट पूछ रहे हैं कि इनकरेक्ट। 1 क्या बोले? 1 में बोले 4 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट इन बर्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स। सही बात है, सही बात है बेटा। बर्ड्स हैव 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज। 2 सेपरेट? हाँ, 2 सेपरेट। ये किसकी बात कर रहे हैं? एक तो जो लंग्स के साथ था, पल्मोनरी, और दूसरा कौन सा? सिस्टमिक। ठीक है, तो 2 सर्कुलेटरी पाथवेज भी हैं बर्ड्स में और 4 चैम्बर हार्ट भी होता है बर्ड्स में और क्रोकोडाइल्स में। अगर यहीं पर रेप्टाइल्स लिख देते तो नो। ठीक है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट। सिंपल। अगला क्या कह रहा? फिर स्टेटमेंट पढ़ने हैं और फिर कह रहे हैं कि करेक्ट बताओ। करेक्ट बताओ। एट्रिया आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल्स। बिल्कुल सही बात। एट्रिया कैसे होते हैं? छोटे होते हैं वेंट्रिकल से। द ओपनिंग इन बिटवीन एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। द ओपनिंग बिटवीन, अच्छा ये इन नहीं है, between the right atrium and right ventricle is guarded by the bicuspid valve. No. ये थे ना 4 चैम्बर, राइट साइड, लेफ्ट साइड। इधर अपन ने क्या पढ़ा कि यहाँ पर 3 कस्प होते हैं और एक ट्रिक भी बताई, लैब रैट। क्या बताया बेटा? लैब रैट। तो अगर लैब रैट के हिसाब से देख लो तो लेफ्ट एट्रिया बाइकस्पेड, राइट एट्रिया ट्राइकस्पेड। बात किसकी कर रहे हैं? राइट की, और बात कर रहे हैं कि बाइकस्पेड। हो गया ना इनकी बात गलत? बात गलत हो गई। द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ द सेमी ल्यूनार वाल्व। बिल्कुल सही बात है। सेकेंड साउंड कब आता है? जब सेमी ल्यूनार वाल्व क्लोज होता है, यानी कि डप। ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए बेटा तो ये वाल्व्स ओपन होंगे? नहीं। अगर ओपन हुए तो वापस ब्लड कहाँ? एट्रियम में। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर होंगे क्लोज, तो इनकी बात ये वाली गलत हो गई। यानी कि बेटा इन्होंने 4 बातें फेंकी और 2 गलत और 2 सही। तो अब गलत कौन सी है अपन की? बी गलत है और डी गलत है, यानी कि ए और सी सही है।
एट्रिया आर स्मॉलर देन वेंट्रिकल, ठीक है, ए वाली बात सही है, एट्रिया स्मॉलर है, ठीक है। ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय द बाइकस्पिड, ये बात गलत है बेटा। द सेकेंड हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमी ल्यूनार वॉल्व, हाँ ठीक है, ए और सी सही है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, नहीं ये बात तो गलत है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वॉल्व बेटा बंद होते हैं, ठीक है, ओपन नहीं होंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए एंड सी, इसको ध्यान दो, ठीक है। बी और डी गलत है, ठीक है। यहाँ पर अगर ए एंड सी होता तो ये ऑप्शन को हम सही कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि ए वाली बात सही है और सी वाली बात सही है, ठीक है। राइट एट्रिया ट्राइकस्पिड, हाँ ठीक है। अगले पे चलो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, यहाँ पर इनकरेक्ट की बात। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम टू लीवर, ठीक है, लिवर में लाते हैं। रीनल पोर्टल सिस्टम इज वेल डेवलप्ड इन फिशीज एंड एम्फीबियंस, फिशीज मतलब मछलियाँ और एम्फीबियंस यानी कि तुम्हारे फेवरेट एनिमल फ्रॉग में प्रेजेंट होता है, सही है, ह्यूमन में एब्सेंट है। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड एट द ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स होते हैं तो फर्स्ट साउंड आता है, नहीं, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तब धप से बंद होता है, कौन? बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, तब आता है फर्स्ट साउंड, ये बात गलत है इनकी। हाई लेवल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम इन द ईसीएफ डिक्रीज द हार्ट रेट, सही बात है, ठीक है, क्योंकि जब बाहर Na और ये पॉजिटिव चार्ज आयंस बढ़ जाएंगे तो हार्ट रेट क्या होगा? डिक्रीज करेगा बेटा, समझ पा रहे हो? तो यानी कि ये इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है, क्योंकि फर्स्ट हार्ट साउंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय आता है, ना कि डायस्टोल के समय, समझ पा रहे हो? अब देखो, इफ ड्यू टू सम इंजरी कॉर्डी टेंडिनी, ओके, रस्सियों के बारे में बात हो रही है बेटा, कॉर्डी टेंडिनी ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व ऑफ ह्यूमन हार्ट आर पार्शियली नॉन फंक्शनल, यानी कि कार्डी टेंडिनी काम नहीं कर रहे हैं। व्हाट विल बी द इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत क्या होगा? द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द आयोटा विल बी स्लो डाउन, स्लो डाउन। द पेसमेकर्स विल स्टॉप वर्किंग, नहीं ये तो नहीं होगा। पेसमेकर यानी कि अगर कॉर्डी टेंडिनी काट दिए जाएं या फिर नॉन फंक्शनल, तो ऐसे नोट पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसको किसी की जरूरत नहीं बेटा, वो अपने आप ऑटो एक्साइटेबल है, समझ पा रहे हो? द ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू लेफ्ट एट्रियम, लेकिन ये कह रहे हैं कि ट्राइकस्पिड वाल्व वाले बेकार हो गए कॉर्डी टेंडिनी, तो यहाँ पर बना के देखेंगे अपन। ट्राइकस्पिड वाल्व किधर है? इधर है, ठीक है, लेफ्ट एट्रिया बाइकस्पिड, राइट एट्रिया ट्राइकस्पिड, यहाँ है ट्राइकस्पिड। अब ये कह रहे हैं कि ये वाले जो कॉर्डी टेंडिनी है ये बेकार हो गए हैं, ठीक है, और ये कह रहे हैं कि ब्लड विल टेंड टू फ्लो बैक इनटू द लेफ्ट एट्रियम, इधर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ब्लड फ्लो पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो ट्राइकस्पिड वाले हैं वो खराब हुए हैं, ठीक है। तो द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, यहीं से पल्मोनरी आर्टरी जा रही बेटा, कौन जा रहा? पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, कहाँ लेके जा रही है? लंग्स में, कहाँ लेकर जा रही है? लंग्स में। तो जब ये वाले कॉर्डी टेंडिनी काम नहीं कर रहे हैं, तो जैसे ही वेंट्रिकुलर
सिस्टोल होगा, ये वॉल्व खुले रहेंगे ऊपर की तरफ, और ब्लड फ्लो जो कि यहाँ पर जाना था वो यहाँ पर जाएगा। कहाँ जाएगा? यहाँ पर जाएगा। जाएगा यहाँ पर भी, लेकिन जितना अमाउंट में जाना चाहिए था उससे कम, क्योंकि थोड़ा इधर भाग जाएगा क्योंकि वॉल्व खुले हैं। समझ पा रहे हो? तो द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी विल बी रिड्यूस्ड, ये सही है। द ब्लड फ्लो इनटू द आयोटा विल बी स्लो डाउन। आयोटा से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आयोटा में तो इधर से जाता है, इस वाले वेंट्रिकल से जाता है आयोटा में। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बेटा कौन सा हो गया? ये। ठीक है, जब इस वाले इन्होंने कहा ट्राइकस्पिड वाले के कॉर्डी टेंडिनी खराब हुए तो ये वॉल्व ओपन रहेगा, जो ब्लड जाना चाहिए था पल्मोनरी आर्टरी में वो बेटा कहाँ जाएगा? अब थोड़ा सा वापस चला जाएगा, तो यहाँ पर ब्लड फ्लो रिड्यूस कर जाएगा। समझ पा रहे हो? जरा नेक्स्ट पे चलो, स्टेटमेंट पढ़ो। असर्शन ए रीजन आर, अच्छा, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ईसीजी, असर्शन में कह रहे हैं ईसीजी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, सही बात है, ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, यानी कि असर्शन तो अपन का सही है। टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड ईसीजी पेशेंट इज कनेक्टेड विद 2 लीड्स, है? नहीं, गलत हो गया बेटा, खेल खत्म। ये 2 लिखा है, होगा क्या? 3 लीड्स। मैंने कितनी बार बोला? 2 यहाँ पर रिस्ट में और 1 एंकल में। 1 to लेफ्ट रिस्ट एंड 1 to एंकल। खेल ही खत्म हो गया बेटा, जब इन्हें 2 बोल दिया ना तो खेल ही खत्म हो गया। यानी कि रीजन गलत है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है बेटा, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, फिर से ये अपने से करेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले स्टेटमेंट पढ़ लो। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा। द एसे नोड एक्ट्स एज पेस मेकर, सही बात है, पेस मेकर है एसे नोड, यानी कि अपन का स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एसे नोड इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम नियर द इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम बेटा 4 चैम्बर, सेप्टम, ठीक है। इंटर मतलब बिटवीन और एट्रियल मतलब 2 एट्रिया के बीच में, तो यानी ये जो सेप्टम है इसको कह रहे हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या यहाँ पर ऐसे नोड होता है? नहीं, ऐसे नोड इधर है, ठीक है, इधर है राइट कॉर्नर में, और वो भी कौन सा? अपर कॉर्नर। तो यानी कि जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, ठीक है। इंटर एट्रियल सेप्टम के पास में ऐसे नोड नहीं होता है। तो कहाँ पे कह रहा है? स्टेटमेंट 1 करेक्ट, 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट 1 कैसा है? सही है, और 2 कैसा है? गलत है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? रीड द फॉलोइंग। अच्छा, रीड करके क्या पढ़ें? ट्रू पढ़ें, ठीक है, जो ट्रू है उनको बताना है। लिम्फ एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, हाँ ठीक है, एब्जॉर्ब करता है। लिम्फ नोड्स प्रोड्यूस फिब्रिनोजन। लिम्फेटिक कैपिलरीज प्रेजेंट इन द intestinal villi are known as lacteals, ठीक है। lymph transports oxygen only, ठीक है। फिब्रिनोजन क्या है बेटा? प्रोटीन है। क्या लिम्फ नोड्स में बनती है? नहीं, लिम्फ नोड्स में नहीं बनती है। तो ये इन्होंने क्या कहा कि अपन को ट्रू बताओ, तो हमने क्या करा? ए वाला कैसा है? ट्रू है, और सी वाला ट्रू है, ठीक है। देखो ये है, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। जबकि लिम्फ जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा कि उसके अंदर कई और चीज़ें, न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और अदर सम प्रोटीन्स भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं लिम्फ्स में। लेकिन ये कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन। पहली बात तो यही गलत है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में लिम्फ का रोल नहीं है। जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की बात आती है तो सबसे पहला नाम कौन सा लेते हैं?
आरबीसी का, और बाद में कह रहे हैं ओनली। ठीक है, तो ये बात गलत, बी वाली बात भी गलत है। ये लैक्टील्स बेटा क्या है, ये इंटेस्टाइनल विलाई में प्रेजेंट होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। और ये लाइन भी सही है कि जो लिम्फ है वही करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट और वापस उसको कहाँ पहुँचाता है, ब्लड तक। जब हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा तो हमने क्या कहा कि लिम्फ अल्टीमेट चीज़ों को कलेक्ट करके कहाँ पहुँचा देगा, ब्लड में पहुँचा देगा। समझ पा रहे हो इतना? नेक्स्ट क्या कह रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, रीड करेंगे, फिर क्या ढूंढे, करेक्ट ढूंढे, करेक्ट ऑप्शन को ढूंढना है। ठीक है, द कार्डियक इम्पल्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम एसे नोड, सही है, इन ह्यूमन हार्ट कैन नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, सही बात है। अगर एसए नोड से एवी नोड से होते हुए नीचे बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर्स, ये जो स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स हैं ये ना हो तो डायरेक्टली कोई भी इम्पल्स ऐसे नोड ने जनरेट की तो वो नीचे तक फैल नहीं पाएगी। समझ पा रहे हो? यानी कि पहली बात सही है। In human heart, there is no continuity between cardiac muscle fibers of atria and those of ventricles except AV bundles। वही बात आ गई जो अभी मैम ने बोली, ठीक है, कि जो AV बंडल है बेटा, जो नीचे आकर के बंडल ऑफ हेस और फिर पुरकिंजे फाइबर्स बना रहा है, उसके अलावा एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में कह रहे हैं कोई भी मसल कंटिन्यू नहीं होती है। एट्रिया की मसल अलग, इधर वाले एट्रिया की और फिर वेंट्रिकल्स की मसल अलग। समझ पा रहे हो? और इन सभी को अगर आपस में कोई जोड़ रहा है तो वो नोडल टिश्यू है। कौन है नोडल टिश्यू? अगर ऐसे नोड ने जो एक कंटिन्यूटी थी आगे बनाया एवी नोड, अगर उसको बीच से काट दिया जाए तो ऐसा कोई इम्पल्स नहीं है कि ऐसे नोड जनरेट करे वो पूरे हार्ट में फैल सके। ठीक है, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट अपन के सही हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही एक्सप्लेन किया था ना पहले, ऑप्शन पढ़ने से पहले यही बताया ना कि ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये जो आर है यानी कि रीज़न है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि कार्डियक मसल जो कि ऐसे नोड कार्डियक मसल के लिए अगर इम्पल्स जनरेट करेगा तो डायरेक्टली वहाँ से जनरेट होकर के वेंट्रिकल्स तक फैल नहीं सकती हैं। समझ पा रहे हो? अगर एवी बंडल्स नहीं हो तो। ठीक है, तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट बेटा ट्रू हैं और लास्ट वाला यानी कि रीज़न वाला पोर्शन करेक्टली क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू, वैगस नर्व स्टिमुलेट्स हार्ट रेट। ठीक है, फेल्योर ऑफ एट्रियल इम्पल्स टू पास इनटू वेंट्रिकल इज कॉल्ड इस्चीमिया। नो, इस्चीमिया तो क्या था, रिड्यूस ब्लड सप्लाई, और ब्लड सप्लाई रिड्यूस होने की वजह से जब रिड्यूस हो जाए बेटा ऑक्सीजन सप्लाई, O2 सप्लाई। ठीक है, तो इस्चीमिया यानी कि ये बात गलत है। रीनल वेन कैरी लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया। रीनल वेन, अच्छा, रीनल वेन कैरी लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, सही बात है। लेकिन जब हम इसको अपने अगले चैप्टर में एक्सक्रीशन में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, तब तुम समझोगे। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बेटा समझ लो। ठीक है, इस तरीके से किडनी होती है। ठीक है, और ये चली आ रही है रीनल आर्टरी। आर्टरी मतलब कहाँ से चली आ रही होगी, हार्ट से। ठीक है, और ये लेकर के आ रही है यूरिया। क्या लेकर के आ रही है, यूरिया लेकर के आ रही है। ठीक है, और जब यहाँ पर बेटा किडनी ने फिल्टर कर दिया यूरिया को, फिल्टर कर दिया यूरिया को, ठीक है, और बना दिया यूरिन, तो बताओ कि जब यहाँ से ब्लड चला आ रहा था आर्टरी में और यूरिया तो फिल्टर हो गया, फिर जब वही आर्टरी
कंटिन्यू होकर के वेन बनाएगी और ब्लड जब रीनल वेन में बाहर जा रहा होगा तो लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, यूरिया गया किडनी में, फिल्टर हो गया, ब्लड में नहीं बचा। अब वही ब्लड कंटिन्यू होकर के जब वेन बना, यानी कि वेन में जब वो ब्लड गया तो क्या होगा? वहाँ पर यूरिया का अमाउंट सबसे कम होगा, यानी कि ये बात सही है। ठीक है, चौथे में क्या कह रहे हैं? ब्लड पंपिंग आउट फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल्स इन ईच कार्डियक साइकिल इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। नो नो, जो इनने बोथ लिख दिया है यहीं पे खेल खत्म हो गया है। किसी एक वेंट्रिकल के बारे में बात होती है स्ट्रोक वॉल्यूम में, और मेजरली हमने कहा कौन सा? लेफ्ट वाला, क्योंकि बेटा सारा खेल लेफ्ट वाले वेंट्रिकल का है, पूरी बॉडी में यही पंप कर रहा है। समझ पा रहे हो? तो ज़्यादा अच्छा काम करता है उसकी बात करोगे, या उसके कंपैरिजन में जो थोड़ा कम अच्छा काम करता है उसकी बात करोगे? तो जो मेजर पूरी तुम्हारी बॉडी को खून दे रहा है हमेशा हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ बोथ वाले टर्म से खेल खत्म। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट देखो, अच्छा फ्रॉग के बारे में आ गया। फ्रॉग का दिल व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट, बॉडी से बाहर निकाल दिया फिर भी बीट कर रहा है फॉर सम टाइम, क्योंकि कैसा है बेटा? मायोजेनिक। ब्रेन से के सिग्नल से कोई लेना देना नहीं है, न्यूरॉन से कोई मतलब नहीं है, अपने आप अपनी इम्पल्सेस जनरेट कर सकते हैं। कैसे है मायोजेनिक? तो ज़रा ढूंढो कहाँ पर लिखा है? हार्ट इज मायोजेनिक। अब बताओ, यहाँ पर इन्होंने और सारे ऑप्शंस भी दे दिए, चलो देख लेते हैं। क्या पोइकिलोथर्मिक होने का ऐसा कोई रीज़न कि जितने एनिमल्स पोइकिलोथर्मिक होते हैं उनके हार्ट बाहर निकाल दो तो वो धड़कते रहेंगे? पोइकिलोथर्मी से इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रॉग डज नॉट हैव एनी कोरोनरी सर्कुलेशन। ऐसा कैसे हो सकता है? कोरोनरी सर्कुलेशन तो होगा भैया, हार्ट को भी तो खाना पीना और ये सब चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ना, तो कोरोनरी सर्कुलेशन तो होगा। हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, ये भी बात सही है। तो देखो ज़रा, हार्ट इज मायोजेनिक और ऑटो एक्साइटेबल, सी और डी कहीं है? ए और बी है, सी और डी, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हार्ट ऑटो एक्साइटेबल है, यानी कि वहाँ पर कैसा है? मायोजेनिक है, यानी कि अपने आप एक्साइटेशन की उसमें पावर है। और ऑटो एक्साइटेबिलिटी आ कहाँ से रही है? क्योंकि ये कैसा है? मायोजेनिक है। तो देखो सी और डी जो ऑप्शन है बेटा ये सही है। ठीक है, ट्रू ही तो पूछ रहा है ना, बेस्ट ऑप्शन ट्रू ही पूछ रहा है। नेक्स्ट पे चलो, फिर से मैचिंग, फिर से मैचिंग। ओके, वॉल्व के बारे में पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तुम अपना ट्रिक याद करो बेटा। लेफ्ट एट्रिया बाइकस्पिड, तो बाइकस्पिड के बारे में बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। राइट एट्रिया ट्राइकस्पिड बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, नहीं, बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, ये इधर आ गया। फिर है सेमी ल्यूनार वॉल्व बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, सही बात है। यहीं पर अगर बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा होता तब भी सही बात है, क्योंकि सेमी ल्यूनार वॉल्व दोनों जगह हैं। ठीक है, तो ट्राइकस्पिड यानी ए का थर्ड है, ये देखो एक ही ऑप्शन में है। क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, ए का थर्ड, बी का पहला और सी का दूसरा। ठीक है, अब देखो अगर ए का भी पता है तब भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ पा रहे हो कितना इजी है बेटा? अब देखो 28 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई 1 2 3 एंड 4th। ओके, फिर से ब्लड कोगुलेशन एंड 4th फॉर द रिएक्शंस विद रेस्पेक्ट टू ब्लड क्लॉटिंग। अच्छा, थ्रोम्बिन। अब देखो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में चेंज करने के लिए थ्रोम्बोकाइनेस चाहिए। क्या चाहिए बेटा? तो पहला थ्रोम्बोकाइनेस चाहिए, थ्रोम्बोकाइनेस। और हमने कहा कि जब तुम ब्लड क्लॉटिंग पढ़ोगे तो सबसे पहले एक बाइवेलेंट आयन का तुम रोल पढ़ोगे वहाँ पर, कौन सा? कैल्शियम।
कौन सा बेटा? कैल्शियम। समझ पा रहे हो? अब फिर थ्रोम्बोकाइनेज ने चेंज किया थ्रोम्बिन में, अब थ्रोम्बिन जाएगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में, तो यहाँ पर देखो थर्ड वाला हो जाएगा बेटा थ्रोम्बिन, और फिर से उसी बाइवेलेंट आयन का रोल कैल्शियम। इसके अलावा मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें किसी और आयन को याद नहीं रखना है, तो क्या मैग्नीशियम जहाँ होगा वहाँ तो तुम एकदम काट ही दो, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान दो ज़रा सा। पहले में हमने देखा थ्रोम्बोकाइनेज, तो ज़रा ढूंढो कहाँ है ये। पहला थ्रोम्बोकाइनेज, दूसरा कैल्शियम, तीसरा बेटा थ्रोम्बिन और चौथा कैल्शियम, ठीक है? समझ पा रहे हो? थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम ये हो गए पहले के, और ये हो गए दूसरे के थ्रोम्बिन और कैल्शियम। याद रखो कैल्शियम के अलावा तुम्हें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि मैग्नीशियम आ गया तो यस बहुत बढ़िया मज़ा आ गया, बिल्कुल नहीं, सिर्फ कैल्शियम को याद रखना है। कितना इजी था। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि स्टेटमेंट पढ़ो बेटा और ट्रू और फॉल्स बताओ। ओके, ट्रू फॉल्स खेलेंगे बेटा। ट्रू फॉल्स, न्यूट्रोफिल्स आर द मोस्ट अबंडेंट, सही बात है, मोस्ट अबंडेंट है। ए ग्रेनुलोसाइट्स, पकड़ो पकड़ो, ए ग्रेनुलोसाइट्स, क्या न्यूट्रोफिल्स ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं? नहीं बेटा। अब यहाँ पर ज़रा सा ध्यान दो, देखो खेल बेटा कहाँ पर है? सिर्फ ये जो ए लिखा है, सिर्फ ये जो ए लिखा है, इतने से खेल ख़त्म भी हो सकता है और बन भी सकता है। समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर अगर ग्रेनुलोसाइट होता तो ये स्टेटमेंट सही था, लेकिन इन्होंने कहा न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट, सही बात है, बट ए ग्रेनुलोसाइट गलत हो गया। बेजोफिल्स द लीस्ट अबंडेंट WBCs, लीस्ट अबंडेंट, हाँ ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि ये 1% या फिर इससे भी कम हो सकती हैं, लेस देन 1%, ठीक है, ठीक है ये स्टेटमेंट। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स, ठीक है, मोनोसाइट्स को ही हम पढ़ रहे थे कि ये बनेंगी मैक्रोफाजेस और डेंड्रिटिक सेल्स, ठीक है, ये भी ठीक है। बेजोफिल सिक्रीट हिस्टामिन, सही बात है, सिक्रीट सीरोटोनिन, सही बात है, बट नॉट हिपेरिन, नो, हिपेरिन भी सिक्रीट करते हैं, तो यहीं से यहाँ का भी खेल हो गया ख़त्म। तो बेटा पहला और लास्ट कैसा है? गलत है, जबकि बीच के दो सही हैं। तो अब ज़रा ढूंढो, पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू, ठीक है, तीसरा भी ट्रू, ठीक है, चौथा गलत, यानी कि जो ऑप्शन बी है देखो सही है, ठीक है। डी में भी पहला फॉल्स है, लेकिन ये तीसरे को भी फॉल्स बता रहे हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स, ये बात कह रहे हैं गलत है, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू और चौथा फॉल्स, ठीक है ना। न्यूट्रोफिल्स आर मोस्ट अबंडेंट ग्रेनुलोसाइट, ये गलत है, ठीक है, पहला फॉल्स। बेसोफिल्स लीस्ट अबंडेंट, ये ठीक है, ट्रू हो गया। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स आर फैगोसिटिक सेल्स, हाँ ट्रू हो गया और ये फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल मतलब सिकुड़ रहे हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन, जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो बेटा क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा, नो नो नो, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा आयोटा में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में क्या करने ले जाते हैं? ऑक्सीजन लाने, पहले से ही ऑक्सीजनेटेड है तो पल्मोनरी आर्टरी में नहीं ले जाएंगे, पल्मोनरी आर्टरी में नहीं ले जाएंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड वेना कावा, नहीं, वेना कावा तो ब्लड लाती है बेटा, ब्लड लाती है, यहाँ तक ये स्टेटमेंट ठीक था कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी, लेकिन आगे इन्होंने वेना केवा जोड़ दिया तो खेल हो गया खत्म। अगला क्या कह रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी वेन, यहीं से खेल खत्म हो गया, वेन में तो जाता ही नहीं है, वेन तो लेकर के आ रही हैं, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू द आयोटा, सही बात यहाँ तक, एंड
एंड राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेना केवा। सही बात है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है बेटा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आयोटा में जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई। और फिर अगले ही पॉइंट में कह रहे हैं कि उसी टाइम राइट एट्रियम रिसीव कर रहा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम वेना केवा। अब कहोगे कि ये क्या हो गया, यहाँ पर समझो, जब हमने पढ़ा था 0.8 सेकेंड की कार्डियक साइकिल, ठीक है, तो हमने कहा कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तब एट्रिया रिलैक्स हैं, और हमने कहा कि जब एट्रिया रिलैक्स हैं तब उनमें फिलिंग हो रही होती है ब्लड की। किसकी फिलिंग हो रही है? ब्लड की। तो यहाँ पर उसी टाइम ब्लड जा रहा है कहाँ पर? आयोटा में, और उसी टाइम राइट एट्रियम रिलैक्स है, यानी कि दोनों एट्रियम रिलैक्स हैं, और राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है किससे? वेना केवा से, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ पा रहे हो? नेक्स्ट क्या कह रहा है? कार्डियक एक्टिविटी could be moderated by autonomous neural system. Take the correct answer. पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हो गया खेल। पैरा मतलब पड़े हुए हो तुम, तो क्या स्टिमुलेट होगा? नहीं, यानी कि ये हो गया गलत। द सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं बढ़ाता है बेटा, हार्ट रेट बढ़ाता है। द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं, पैरासिम्पैथेटिक तो नहीं करेगा। द सिंपैथेटिक सिस्टम डिक्रीज द हार्ट रेट नहीं, बट इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, ठीक है। जो सिंपैथिक सिस्टम है वो क्या करेगा? हार्ट रेट का स्टिमुलेशन करेगा और स्ट्रोक वॉल्यूम का भी स्टिमुलेशन करेगा। समझ पा रहे हो? क्योंकि अपने को क्या करना होता है? बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। क्या करना है? बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है। ये नहीं देखेंगे कि बस सही गलत देखे जा रहे हैं, उसमें जो तुम्हें बेस्ट लग रहा है वो भी तुम चूज कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये थे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो तुम अच्छे से देख सकते हो, इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा भी कई दूसरे सोर्सेज हैं जिनसे तुम अपनी प्रैक्टिस को जारी कर सकते हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हो। थैंक यू।